हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बिहार दरोगा जो पीटी की सीरीज हमारी चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, उसका ये पार्ट 2 है। हम लोग साइंस जो विज्ञान है उस सेक्शन को देख रहे हैं। इस सीरीज में हम चैप्टर नहीं, जो सब्जेक्ट वाइज हो रहा है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, उनको हम देखेंगे। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2001 से लेकर 2023 तक में जितने भी साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम पहले कंप्लीट करेंगे। उनके बाद जो अदर सब्जेक्ट बचे हुए हैं उनको कंप्लीट करेंगे। ये जो वीडियो होगा वो हिंदी अंग्रेजी दोनों में होगा, तो लैंग्वेज में आपको कोई समस्या नहीं होगी। और इस वीडियो का यदि आप PDF चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। इससे पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, तो यदि आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो पहले उसको देख लें, फिर इस वीडियो को देखेंगे। इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो उस प्लेलिस्ट को आप चेक कर सकते हो। आप देख सकते हैं मैंने ये प्लेलिस्ट बना दिया है बिहार दरोगा PYQ संग्रह। तो इस प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिलेंगे। तो अभी तो एक ही वीडियो आया है, इसमें लगभग सारे जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम कंप्लीट करेंगे। तो सारे क्वेश्चंस इसी वीडियो जो प्लेलिस्ट है उसमें मिलेंगे। तो इस प्लेलिस्ट को आप फॉलो जरूर करोगे, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद सौरभ ऑफिशियल। या तो आप इसे QR कोड से ज्वाइन कर सकते हो या फिर टाइप कर लो, या कुछ भी जैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इन सबसे कैसे भी आप इसके ज्वाइन कर सकते हो। तो यदि आपको PDF चाहिए तो आप इसको ज्वाइन जरूर कर लें। चलिए पहले क्वेश्चन से हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कोलाइड नहीं है। निम्न में से कौन सा कोलाइड नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कोलाइड। तो आपको दिया गया है स्मोक, क्लोरोफिल, रबर ग्लास, ठीक है, रूबी ग्लास और मिल्क। तो इसमें से जो क्लोरोफिल है, ऑप्शन नंबर बी है, ये कोलाइड नहीं है। ये एक जो वर्णक है, एक पिगमेंट है, जो कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियों में ये दिया जाता है, जो कि फोटोसिंथेसिस में काम करता है। जो प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है उसमें क्लोरोफिल काम करता है। बाकी जो स्मोक है, उसके बाद रूबी ग्लास है और जो मिल्क है वो क्या है, तो वो ये सारे कोलाइडी के उदाहरण हैं। आप देख सकते हो कि जो कोलाइडी एक मिश्रण होता है जिसमें जो पदार्थ के अघुलनशील कण होते हैं जो कि एक दूसरे पदार्थ के साथ निलंबित हो जाते हैं। जैसे ये ग्लास है, अब इसमें पानी डाला हुआ है, ठीक है। अब पानी में हम थोड़ा सा कंकड़ डाल दें, एक छोटा सा, मतलब बालू वाला डाल दें, ठीक है। ऐसा कंकड़, ऐसा चीज आपको डालना है, जैसे दूध आप ले लो, या फिर आप रंगीन रत्न ले सकते हो, या फिर आप जेलेटिन ले सकते हो, या फिर आप स्याही ले सकते हो। स्याही इसमें डाल दिया जाए पानी में, तो जब स्याही डालोगे ना इसमें, तो ये तो पूरी तरह से नहीं घुलेगा, लेकिन घुला हुआ आपको महसूस होगा कि घुला हुआ है, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं घुलेगा। तो वही कोलाइड कहलाता है, ठीक है। कोलाइड जो है वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। पहले आप याद रखोगे कि मिक्सचर 2 टाइप के होता है, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस कहने का मतलब कि आप कोई मिक्सचर उठाओगे तो उसका कहीं से भी आप उठा लो, कोई भी पार्ट इसका उठा लो, उसका रेशियो हमेशा सेम ही रहेगा। चाहे आप इस पार्ट से उठा लो, इस पार्ट से उठा लो, इस पार्ट से उठा लो। जैसे कोई पानी और नींबू का मिक्सचर है तो उसको उठा लो, तो वो आप कहीं से भी उठाओ उसका रेशियो हमेशा सेम ही रहेगा। लेकिन हेट्रोजेनियस में ऐसा नहीं होता है, उसका जो रेशियो होता है वो अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो हेट्रोजेनियस मिक्सचर में ये नहीं होता है। आगे चल के होमोजेनियस मिक्सचर जो होता है उसमें ट्रू सॉल्यूशन आता है। जैसे ट्रू सॉल्यूशन मैंने आपको बताया, जो चीनी और पानी का जो घोल है वो ट्रू सॉल्यूशन कहलाता है। उसी तरह से एलॉय इसमें आता है। लेकिन जो हेट्रोजेनियस मिक्सचर है उसमें आता है सस्पेंशंस, जिसे निलंबन कहते हैं हिंदी में, और जो कोलाइड है उसको कोलाइड ही बोला जाता है। तो ये दो जो है वो चीज़ें काफ़ी पूछी जाती हैं, इनके उदाहरण काफ़ी पूछे जाते हैं। तो जो कोलाइडी क्या है, एक मिश्रण ही है जो कि अघुलनशील होता है एक दूसरे में, जो निलंबित सिर्फ और सिर्फ निलंबित होता है। लेकिन इसके जो कण होते हैं, इसका आकार जो होता है वो एक से 1000 नैनोमीटर तक होता है, जो कि काफ़ी छोटा होता है। इसी कारण से इसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ये जो कण होते हैं इनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। ये कण जो होता है पूरे घोल में समान रूप से वितरित आते हैं, और कोलाइड को कोलाइडियल परिक्षेपण कहा जाता है। ये आप याद रखोगे, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। ये कण इतने बड़े होते हैं कि इनसे होकर जो प्रकाश है, ये जो घुलते तो हैं ही। ये जो कण होते हैं ये नंगी आंखों से तो आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन इतने बड़े जरूर होते हैं कि इनसे जब प्रकाश को आप पार करोगे ना तो वो बिखर जाता है। उसके प्रकाश का मार्ग को आपको नजर आएगा। जब इससे लाइट पास करोगे तो नजर आएगा कि हाँ, यहाँ से लाइट पास हो रही है। तो ये जो नजर आता है ना, इसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। तो ये टिंडल इफेक्ट करता है। तो टिंडल इफेक्ट आप याद रखोगे, कोलाइड जो है वो टिंडल इफेक्ट दिखाता है। कोलाइड के जो कुछ उदाहरण है उसमें मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जैसे आप देख सकते हो, दूध, रंगीन रत्न, जेलेटिन और स्याही। इसके कई सारे लिस्ट हैं, उनको आपको याद रखना होगा।
ये लिस्ट है, हमेशा पूछा जाता है कि टाइप्स ऑफ कोलाइडियल सिस्टम। इसमें एक डिस्पर्सन मीडियम होता है और एक डिस्पर्सन मीडियम होता है, एक डिस्पर्स फेज होता है। तो इसमें आपको याद रखना है, ये चीज़ें काफ़ी पूछी जाती है। जैसे पूछ देगा कि एरोसोल क्या है, एरोसोल किसमें किसका मिक्सचर है। तो एरोसोल जो है वो सॉलिड में, एरोसोल जो है वो गैस में सॉलिड का मिश्रण है। जो मीडियम है वो गैस है और उसमें सॉलिड जब आप मिलाओगे तो एरोसोल बनेगा। और एरोसोल में उदाहरण क्या है, तो एरोसोल में स्मोक और डस्ट आते हैं। तो ये उदाहरण भी आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए एक एक कर हम तीनों चीज़ों को देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सॉलिड के 3 उदाहरण हैं, लिक्विड के 3 उदाहरण हैं और गैस के 2 उदाहरण हैं। तो आप देखोगे कि सॉलिड है, सॉलिड में जब मिलेगा तो सॉलिड जो सॉल्यूशन है वो बनेगा। ठीक है, सॉलिड में मिलेगा तो सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। और इसके जो उदाहरण है कि सम कलर ग्लासेस एंड जर्म स्टोन्स जो होता है वो इसके उदाहरण में आएंगे। उसी तरह से जब लिक्विड में सॉलिड आप मिला दोगे, लिक्विड में जब सॉलिड आप मिलाओगे तो वो सॉल्यूशन हो जाएगा। लिक्विड में जब सॉलिड आप मिलाओगे तो क्या होगा, वो सॉल्यूशन होगा। और वो क्या क्या, जैसे लिक्विड में सॉलिड मिला देंगे, जैसे ये लिक्विड है पानी, उसमें सॉलिड कौन सा है, तो सॉलिड चीनी है, चीनी को हम मिला दिए तो वो सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, तो वो सॉल्यूशन कहलाया। उसमें जैसे पेंट आ गया, सेल फ्लूइड आ गया, ये आप याद रखोगे, पेंट आ गया और सेल फ्लूइड आ गया। उसी तरह से सॉलिड में गैस मिलाओगे, गैस है उसमें जब आप सॉलिड मिलाते हो, गैस में जब सॉलिड आप मिलाओगे तो वो एरोसोल कहलाता है, जिसमें आपको स्मोक और डस्ट आता है। ठीक है, गैस में जब सॉलिड आप मिलाओगे तो उसको बोलते हैं क्या, तो एरोसोल बोलते हैं। और वो उसके उदाहरण कौन कौन से हैं, तो वो स्मोक मतलब धुआं और धूल हो जाएगा, धुआं और धूल हो जाएगा। अब हमने सॉलिड वाले तो सारे देख लिए। अब देखते हैं कि लिक्विड वाले, लिक्विड मिलाएंगे तो सॉलिड में जब लिक्विड आप मिलाओगे, सॉलिड कोई चीज़ है उसमें यदि आप वो लिक्विड कोई मिलाते हो तो उसको जेल कहा जाता है। जैसे पेट्रोलियम जेली हो गया, वैसलीन, ये सब देखते हो ना, तो वो जेल हो गया। ये किस में कहा जाता है, तो ये सॉलिड में लिक्विड मिला के बनाया जाता है। तो इसमें आपको आ जाएगा चीज, बटर और उसके बाद जेलीज। जो जेलीज है, चीज है, बटर है, तो ये सारे क्या है, तो ये जेल के उदाहरण है। और ये जेल जो है वो कैसे बनता है, तो जेल बनता है सॉलिड में लिक्विड मिलाया जाता है। अब उसके बाद लिक्विड में यदि लिक्विड मिला दें, कोई लिक्विड है उसमें यदि लिक्विड मिलाते हैं तो उसको इमल्सन बोलते हैं, उसको इमल्सन बोलते हैं। आप याद रखो, जिसके उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे, मिल्क, हेयर क्रीम। तो आप याद रखोगे कि मिल्क क्या है, तो वो इमल्सन है, और हेयर क्रीम क्या है, तो वो इमल्सन है। इसी तरह से जब लिक्विड, गैस में आप लिक्विड मिलाते हो, कोई गैस है उसमें यदि आप लिक्विड मिलाते हो तो वो एरोसोल कहलाएगा। तो आप देख रहे हो कि गैस में जब चाहे तो आप लिक्विड मिलाओ चाहे तो सॉलिड मिलाओ, वो एरोसोल ही कहलाता है। तो जब गैस में आप लिक्विड मिलाओगे तो वो एरोसोल कहलाएगा। और एरोसोल के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो वो फॉग है, मिस्ट है, क्लाउड है, उसके बाद स्प्रेज है। ठीक है, इंसेक्टिसाइड जो कीटनाशक जो दवाइयाँ होती है, कीटनाशक जो स्प्रे होते हैं, वो एरोसोल के ही उदाहरण है। ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि स्मोक किस में एरोसोल है, तो गैस में सॉलिड का एरोसोल है। ठीक है, लेकिन जो फॉग है वो गैस में लिक्विड का एरोसोल है। उसी तरह से आप याद रखोगे कि सॉलिड में यदि गैस मिला देते हो, लिक्विड हमने देख लिया, अब गैस की देख लेते हैं। तो सॉलिड में जब गैस मिला दोगे तो वो सॉलिड सॉल्यूशन हो जाएगा। सॉलिड में जब गैस मिलाओगे तो वो सॉलिड सॉल्यूशन हो जाएगा, जिसमें प्यूनमिक स्टोन हो जाएगा और फोएम रबर हो जाएगा। तो ये उदाहरण आपको याद रखने की आवश्यकता है, बार बार पूछा जाता है। उसी तरह से लिक्विड है, लिक्विड में यदि आप गैस मिलाते हो तो वो फोम कहलाता है। लिक्विड में यदि आप गैस मिलाओगे तो वो फोम क्या करेगा। और इसको बीपर्ड होते हैं, क्रीम होते हैं, सोप होते हैं, जो लेदर सोप होते हैं, उसके बाद फ्रोथ जो होते हैं, ये सब इसके उदाहरण हैं। तो ये जो पूरा लिस्ट लिया गया, ये एनसीईआरटी से मैंने ये लिस्ट लिया है, तो ये काफ़ी पूछा जाता है, तो इसको आप याद रख लोगे। जो निलंबन होता है, सस्पेंशन की यदि हम बात करें, जैसा कि मैंने यहाँ आपको बताया भी कि ये जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन जो है वो भी जो विलायक में आग घुलनशील होता है, ये भी इसमें घुलता नहीं है। इसको नंगी आंखों से आप आराम से देख सकते हो, लेकिन जो कोलाइड था उसको आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते हो। ठीक है, जो इसके एग्जाम्पल यदि सस्पेंशन की आपको बात करूं, जो पानी में जो गंदा पानी होता है, नदी का जो गंदा पानी होता है वो इसका हो जाएगा। और ये जो आराम से टिंडल इफेक्ट दिखाएगा।
टिंडल इफेक्ट ये आराम से दिखाएगा, मैंने आपको ये बता दिया है। और जो ट्रू सॉल्यूशन होता है, जिसमें अब मैंने आपको बताया कि ट्रू सॉल्यूशन, इनके जो आणविक कण होते हैं वो इतने अच्छे तरीके से घुल जाते हैं कि एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते, काफ़ी प्रोसेस के बाद इसे अलग किया जाता है। तो एक दूसरे में वो मिल जाते हैं, वो एक दूसरे से आप उनकी पहचान नहीं कर पाओगे। जैसे वाटर में चीनी मिला दिया जाएगा, वाटर में सॉल्ट मिला दिया जाएगा, तो ये सब जो है वो ट्रू सॉल्यूशंस के उदाहरण है। तो ये यहाँ पे मैंने कुछ लिख भी दिया है, जैसे क्लोरोफिल के बारे में, तो आप इसको पढ़ सकते हो कि क्लोरोफिल जो है वो पर्णहरित है, जो कि प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। उसी तरह से होमोजेनियस जो मिक्सर है उनके कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तो इनको आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का जो परमाणु क्रमांक है वो 1 बढ़ जाता है? द इमिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट बाय 1। कोई एक एलिमेंट है, ठीक है, कोई एक एलिमेंट है, उससे कौन सा जो चीज़ है आप निकालोगे, अल्फा बीटा गामा, क्या आप निकालोगे कि उसका जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक जो नंबर है ए और जेड कहलाता है, तो एटॉमिक नंबर में तो 1 की कमी आ जाए, यही बोल रहा है ना। जो परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाए, परमाणु क्रमांक में 1 बढ़ोतरी हो जाए और जो इसका जो एटॉमिक वेट है वो सेम रहे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। तो यहाँ पे आपको दिया गया है आपके उदाहरण, यही आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा यहाँ से जो पार्टिकल है वो आप निकालोगे, तो बीटा, प्रोटॉन, अल्फा या न्यूट्रॉन। तो इसके जो ऐसा जो सवाल है, ये जो बीपीएससी बोल रहा हूँ, जो दरोगा का एग्जाम 2020 या 21 में प्री हुआ था ना, उसमें भी इससे काफ़ी अच्छा एक सवाल पूछा गया था। तो ये जो सवाल है इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो ए है, बीटा पार्टिकल जब इसको आप निकालोगे, इससे जो आप यदि बीटा पार्टिकल आप निकालते हो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, तो वो 1 नंबर एटॉमिक वेट जो होता है उसका, उसमें एक एटॉमिक जो नंबर होता है उसमें 1 की बढ़ोतरी हो जाती है। तो ये आप याद रखोगे, ये बीटा पार्टिकल है। उसी तरह से यदि अल्फा पार्टिकल निकले, अल्फा भी तो निकलेगा, तो अल्फा पार्टिकल निकले पे क्या निर्भर करता है, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे जो सारा चीज़ है उसको लिख दिया है कि यदि बीटा पार्टिकल निकलेगा, कोई एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर ए है और एटॉमिक मास जो है वो m है, तो यदि बीटा पार्टिकल यहाँ से निकलता है तो इसके एटॉमिक नंबर में तो 1 की बढ़ोतरी होती है, लेकिन जो एटॉमिक वेट होता है वो सेम होता है। इसी तरह से यदि कोई x एलिमेंट है, उससे यदि अल्फा पार्टिकल को निकाल दिया जाए, उससे यदि अल्फा पार्टिकल को निकाल दिया जाए तो क्या होगा, तो अल्फा पार्टिकल को इससे यदि निकालेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर में तो 2 की कमी हो जाएगी और इसका जो मॉलिक्यूलर जो मास होगा, जो एटॉमिक वेट होगा, उसमें भी 4 की कमी हो जाएगी। तो ये आप उदाहरण आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से सवाल जो बिहार दरोगा है वह हमें पूछा गया था। जैसे देखिए ये जो 2019 के दरोगा में एग्जैक्ट जो पूछा गया था सवाल वही है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि कोई एक एक्स एलिमेंट है, वहाँ से हम क्या निकालेंगे क्योंकि उसके एटॉमिक नंबर में 1 की बढ़ोतरी हो जाए। तो एटॉमिक नंबर में 1 की बढ़ोतरी होगी कैसे, तो उससे बीटा निकलेगा। तो ये तो बीटा निकलेगा, तो पहला में बीटा होना चाहिए, तो गामा गामा वाला गलत हो जाएगा। तो बीटा तक अभी या तो बी सही होगा या फिर ऑप्शन डी सही होगा। बीटा निकाल रहे हैं। अब उसके बाद एटॉमिक नंबर जो है वो Z+1 से Z-1 हो गया और उसका जो एटॉमिक वेट है उसमें 4 की कमी हो गई और एटॉमिक जो वेट है, एटॉमिक जो मास मॉलिक्यूलर एटॉमिक जो नंबर है उसमें 2 की कमी हुई और एटॉमिक जो वेट है उसमें 4 की कमी हुई। यहाँ आप देख सकते हो एटॉमिक वेट में किसकी कमी हुई, तो एटॉमिक वेट में कितना की कमी हुई, तो एटॉमिक वेट में 4 की कमी हुई और जो एटॉमिक नंबर है उसमें 2 की कमी हुई क्योंकि Z+ था, उसके बाद Z-1 हो जाएगा। तो ये 2 की कमी हुई। तो 2 की कमी किस में होता है, तो 2 की कमी अल्फा जब निकालते हो तो गामा यहाँ पे दूसरा में है, तो ये गलत हो गया। तो ये अल्फा निकला। तो बीटा निकलने से 1 की कमी आती है, एटॉमिक नंबर में 1 जुड़ता है। बीटा जब आप किसी से निकालोगे तो एटॉमिक नंबर में 1 जुड़ेगा, ये आप याद रखोगे। उसी तरह से यदि अल्फा आप निकालते हो, यदि आप क्या निकालते हो, तो यदि आप अल्फा जब निकाल लोगे, अल्फा यदि आप निकालोगे तो क्या होगा, तो एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आएगी, एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आएगी और एटॉमिक जो वेट है उसमें 4 की कमी आएगी। तो ये आप याद रखोगे और गामा से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो गामा के बाद देखिए इसमें आपको कोई फर्क नहीं दिखेगा, तो जो यहाँ से हमारा ऑप्शन बनेगा तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आंसर बन जाएगा। तो आप देख सकते हो कि इससे सवाल काफ़ी आता है, तो ये आप याद रखोगे। ये सीरीज मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसके उदाहरण भी यहाँ पे एग्जाम्पल्स के सहारे लिख दिया है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा इसका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेलीविजन के पर्दे पर चित्र किसके बम वर्षण के कारण बनते हैं। द पिक्चर ऑन टेलीविजन स्क्रीन आर फॉर्म ड्यू टू हुज बॉम्बिंग। किसके बॉम्बिंग के कारण, इलेक्ट्रॉन, गामा रे, एक्स रे या अल्ट्रावायलेट।
तो इसके इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आप याद रखोगे। जो पिक्चर जो होता है टेलीविजन पे, ये इलेक्ट्रॉन के कारण ही फॉर्म होता है। जो पिक्चर कैसे फॉर्म होता है, कोई भी टेलीविजन है वहां पे पिक्चर जो है वो कैसे फॉर्म होता है, तो इसमें जो कैथोड रे ट्यूब होता है जिसमें प्रेजेंट होता है टेलीविजन में, कैथोड रे ट्यूब होता है। और जो ये ट्यूब होता है इसमें कौन कौन सी चीज होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन गन होता है, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स होता है और फ्लोरोसेंट स्क्रीन होता है। तो यही कंसिस्ट करके जो फिलामेंट ऑफ टंगस्टन भी इसमें होता है, और ये जो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रॉन का जो बमबारी होता है, जिसके कारण से स्क्रीन पे आपको टीवी जो है वो चलता है। तो आप इसको याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मिल्की वे इज, आकाश गंगा है वो क्या है, तो आकाश गंगा एक गैलेक्सी है। ऑप्शन नंबर जो सी है यहां से आंसर बन जाएगा। तो जो आकाश गंगा होते हैं वो जो गैलेक्सी होते हैं वो क्या है, तो ये असंख्य तारों का समूह होता है। ठीक है, असंख्य तारों का ये समूह होता है जो कि आकाश के बीच से चलते हुए अर्धचक्र रूप में झिलमिलाती हुई एक मेखला दिखाई पड़ती है। जो अब तक खोजी गई आकाश गंगा है, तो जो एलियोनियस जो कि 2022 में खोजी गई है, नीदरलैंड के जो साइंटिस्ट है, नीदरलैंड के जो ऑब्जर्वेटरी है उसके द्वारा एलिसयोनिस जो है वो गैलेक्सी को खोजी गई है, जो कि आकाश गंगा जिसमें हम रहते हैं, जो मिल्की वे इसमें हम रहते हैं, उसका 160 गुना इससे बड़ा है। ठीक है, ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सी अस्तित्व में है। तो ये फैक्ट जो है वो पूछा जा सकता है, इस कारण से मैंने लगाया है। 100 अरब से भी अधिक जो गैलेक्सी है वो ब्रह्मांड में अस्तित्व में है। तो ये आप इसको याद कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य का विकिरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेडिएशन ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, जो सबसे बड़ा वेवलेंथ होता है वो किसका होता है, यहां से आपको पूछा जा रहा है। माइक्रोवेव, विजिबल फील्ड जो होता है दृश्य प्रकाश उसका होता है, या फिर परावैंगिक किरण अल्ट्रावायलेट का होता है, या फिर एक्सरे का होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है यहां से आंसर बन जाएगा। जो माइक्रोवेव होते हैं, जो माइक्रोवेव्स होते हैं उनके जो तरंगदैर्घ्य होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं। जो माइक्रोवेव होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक तो लघु रेडियो और एक दीर्घ रेडियो। ठीक है, तो इसमें जो इसके जो तरंगदैर्घ्य होते हैं वो 10⁻³ से लेकर 1 मीटर तक होते हैं, और 1 मीटर से लेकर 10⁻⁴ तक होते हैं। तो आप याद रखोगे कि जो माइक्रोवेव होते हैं उनके जो तरंगदैर्घ्य होते हैं, उनका जो वेवलेंथ होता है वो 10⁻³ से लेकर 10⁻+4 तक इसका रेंज चला जाता है। तो इसको आप याद रखना है कि इसके जो इसका जो वेवलेंथ होता है वो सबसे अधिक होता है। आपको जो दृश्य विकिरण होता है उसका वेवलेंथ याद रखना है, ये वाला आप याद रखोगे 3.9 एग्जैक्टली आप याद रखोगे। 3900 से लेकर 7800 के बीच बार बार ये पूछा जाता है, तो ये आप याद रख लोगे। या फिर इसको 400 से लेके 500 तक भी आप याद रख सकते हो। ये यूनिट जो बदलता है, जब यूनिट इसमें चेंज आएगा तो ये चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। यहाँ पे आप जो खोज करते हैं उनके नाम याद रख लो, क्योंकि एक्स किरण के खोज रॉन्टजन ने किया, परावैंगिक किरण का रीटर ने किया, जो दृश्य विकिरण है उसको न्यूटन ने किया, जो विजिबल रे है उसके बाद जो लघु रेडियो वेव है उसको हटर्ज ने किया, और जो दीर्घ रेडियो वेव है उसको मार्कोनी ने किया। तो ये आप याद रखोगे। जो विजिबल रे है जहां हमको दिखाई देता है वो किसके किसके बीच होता है, तो 400 से लेकर 700 के बीच होता है, या फिर आप 3900 से लेकर 7800 एंगस्ट्रम तक आप ले सकते हो, या फिर आप इसे 400 से लेकर 700 तक ले सकते हो। ये यूनिट पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का जो निकटतम प्राणी है वो कौन है, तो ये आसानी से हो जाएगा। काऊ, मंकी, डियर या टाइगर, तो मंकी होता है। ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो पूरा वैज्ञानिकों के मिले अवशेष के अध्ययन पर जो ज्ञात मिला है उसमें जो बंदर है वो सबसे, जो गिबन जिसको बोलते हैं, तो ये सबसे जो मनुष्य से मिलता जुलता है उसका जो प्राणी है, इसको ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहते हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस सीडेवा। तो ये आप याद रखो, ऑस्ट्रेलोपिथेकस सीडेवा इसे कहा जाता है, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी, इनमें से कौन है वो अदिश राशि है, तो वेलोसिटी अदिश राशि उसको बोलते हैं जिसमें सिर्फ जो परिणाम हो, उसका जो दिशा उसमें नहीं हो, डायरेक्शन उसमें नहीं हो, मैग्नीट्यूड हो। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड यदि दोनों रहता है तभी उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, लेकिन यदि उसमें डायरेक्शन नहीं होगा तो उसे स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। तो आप देख लो कि वेलोसिटी है, वेलोसिटी में तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। फोर्स है, फोर्स में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, लेकिन पावर में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर मिलेगा। उसी तरह से जो मैग्नेटिक इंडक्शन होता है इसमें मैग्नीट्यूड और इसमें डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ उदाहरण भी लिख दिए हैं, जैसे पावर देख लीजिए, पावर, मास, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क, टाइम, एनर्जी, ये सारे स्केलर क्वांटिटी हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रंग के सतह ताप विकिरण का सर्वोत्तम उदाहरण है? सबसे ज्यादा जो ताप विकिरित कौन करता है? विच कलर सरफेस इज बेस्ट रेडिएटर ऑफ थर्मल रेडिएशन? ठीक है, बेस्ट रेडिएटर ऑफ थर्मल रेडिएशन। तो जो भी चीजें प्रकाश को जितना अवशोषित करता है वही चीजें उसको उतना दूर भेजता है। तो कौन है? तो ये ब्लैक हो जाएगा यहां से हमारा आंसर। ठीक है, ब्लैक। ये देख सकते हो किरचॉफ्स का जो लॉ है, जो किरचॉफ्स लॉ के अनुसार होता है कि एक अच्छा अवशोषक, एक अच्छा जो एब्जॉर्बर होता है, एक अच्छा ऑब्जर्वर होता है, वो वही होता है जो कि एक अच्छा उत्सर्जक होता है। जो भी अच्छा या गुड इमिटर जो होता है, एक गुड ऑब्जर्वर जो होता है वही एक गुड इमिटर बन सकता है। एक अच्छा अवशोषक ही एक अच्छा उत्सर्जक बन सकता है। तो काले रंग की सतह का जो ताप विकिरण का सर्वोत्तम होता है, क्योंकि काले रंग का जो सतह है वह सबसे अधिक ताप गर्मी को अवशोषित करता है। तो जो गुड एब्जॉर्बर होता है वही गुड इमिटर भी होता है। तो इसको आप याद रखोगे, ये किरचॉफ्स ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी का घनत्व अधिकतम किस ताप पर होता है? एट व्हाट टेम्परेचर इज द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम? तो ये कई बार पूछा गया है। 4 डिग्री सेल्सियस पे जो डेंसिटी होता है वो सबसे मैक्सिमम होता है, और ये 4 डिग्री सेल्सियस पे ही जो उसका जो आयतन होता है, उसका जो वॉल्यूम होता है वो सबसे मिनिमम होता है। तो ये आप याद रखोगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि पानी का घनत्व जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे अधिक होता है, उसका डेंसिटी 4 डिग्री पे सबसे अधिक होता है, और जो उसका आयतन होता है, उसका वॉल्यूम जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे कम होता है। सामान्यतः जो होता है वो 0 डिग्री से इधर जाएंगे, ये मान लीजिए यदि 0 डिग्री है तो 0 डिग्री से जब हम इधर जाएंगे तो उसका जो डेंसिटी है वो क्या होगा? तो 0 डिग्री से इधर जाएंगे तो डेंसिटी घटते चला जाएगा, और 0 डिग्री से इधर जाएंगे मतलब बढ़ेंगे, पॉजिटिव की ओर जाएंगे तो उसका डेंसिटी घटते चला जाएगा। ठीक है, तो 0 डिग्री से इधर जब जाएंगे तो सबसे 0 पे तो सबसे कम होना चाहिए था, 0 के बाद जो है वो डायरेक्ट बढ़ना चाहिए था। तो जल के केस में ऐसा नहीं होता, जो वाटर है उसके केस में ऐसा नहीं होता। वाटर के केस में 4 डिग्री सेल्सियस पे जाने के बाद ही उसका जो डेंसिटी होता है वो घटते चला जाता है। इस कारण से 4 डिग्री सेल्सियस पे जो अधिकतम जो डेंसिटी होती है वो होती है। ठीक है, ये 0 डिग्री से 4 डिग्री तक गर्म करने पर आयतन में जो घटता है, और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जो उसका आयतन है वो बढ़ने लगता है। तो ये आयतन बढ़ने लगता है और डेंसिटी घटने लगती है, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये आप याद रखोगे और ये आता भी होगा आपको। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? यहाँ पे दिया गया है लोहा, सिलिकॉन, कॉपर या फिर सिरामिन। तो यहाँ से कॉपर हो जाएगा। वैसे सबसे अधिक कौन है? तो वो एयू है, एजी। ठीक है, सोना और चांदी जो है ये आप याद रखोगे। जो जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रभावित हो जाती है उन्हें चालक कहते हैं। मतलब विद्युत को वो करते, जैसे कि यहाँ उदाहरण के अनुसार कॉपर सबसे अच्छा चालक होता है, लेकिन विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो वो चांदी है, जैसा कि मैंने बताया। ठीक है, एयू तो गोल्ड हो जाएगा, एजी चांदी हो गया, और चांदी के बाद कौन आता है? तो वो गोल्ड आता है। तो जैसे चांदी, सोना, जस्ता, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सारे जो है वो कंडक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांच है एक प्रकार का क्या है? ग्लास इज ए टाइप ऑफ, या अतिशीतित द्रव है, या फिर पॉलीमर है, या क्रिस्टल है, या फिर मेटल है? तो कांच जो है वो क्या है? वो अतिशीतित द्रव है, जो कि क्रिस्टल के रूप में होता है। सुपर कूल्ड लिक्विड है, जो कि क्रिस्टल बोल रहा हूँ, जो कि नॉन क्रिस्टलीय मतलब अक्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक है, ये अतिशीतित द्रव होता है, अक्रिस्टलीय। साधारणतः जो कांच होता है वो किससे बना होता है? तो इसमें सिलिका होती है, सोडियम सिलिकेट भी इसमें मिलाया जाता है। सिलिका की मात्रा इसमें सबसे अधिक होती है, और जो कैल्शियम सिलिकेट का ठोस मिश्रण भी इसमें होता है। जो शीशा है वो कैल्शियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट या फिर सिलिका, तो सिलिका इसमें सबसे ज़्यादा होता है। ये आप याद रखोगे। जो ग्लास होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे वाटर ग्लास, फोटोक्रोमेटिक ग्लास, जो पायरेक्स कांच होता है, जेना कांच होता है, फ्लिंट कांच होता है। तो कई टाइप के कांच होते हैं जो आपसे एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो कुछ जो कांच हैं उनको हम देख लेते हैं कि कौन कौन से उनके जो उदाहरण है। जैसे पूछा जाता है, जैसे फोटोक्रोमेटिक कांच। फोटोक्रोमेटिक कांच हमेशा पूछा जाता है कि एक ऐसा कांच जो धूप में काला हो जाए और जब आप धूप से इधर आओ तो नॉर्मल हो जाए। तो ऐसे जो कांच होते हैं उसको फोटोक्रोमेटिक कांच बोलते हैं। और फोटोक्रोमेटिक कांच जो होता है वो धूप में काला हो जाता है। और ये काला किसके कारण होता है? तो वो सिल्वर ब्रोमाइड के कारण होता है। ये आप याद रखोगे कि सिल्वर ब्रोमाइड के कारण, जो ये सिल्वर ब्रोमाइड बोल रहा हूँ, सिल्वर क्लोराइड के कारण, सिल्वर क्लोराइड के कारण ये जो कांच होता है वो काला हो जाता है। तो इसको आप याद रखोगे। उसी तरह से पायरेक्स कांच होता है,
जो पायरेक्स कांच हो गया, उसी तरह से जेन्ना कांच हो गया। ये जेन्ना कांच आप याद रखोगे, जेन्ना कांच जो होता है वो सर्वोत्तम कोटि का कांच होता है, सर्वोत्तम श्रेणी का ये कांच है। इसी तरह से फ्लिंट कांच है जो कि बिजली बल्ब में यूज किया जाता है। यदि आपसे पूछ दे कि बिजली बल्ब में कौन सा कांच यूज किया जाता है तो वो फ्लिंट कांच यूज किया जाता है। ये आप जितने भी मैं चीज़ें लिखवा रहा हूँ उसको आप नोटिस कर लोगे, नोट कर लोगे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जाती है। दूरबीन बनाना हो तब भी फ्लिंट कांच का ही उपयोग करेंगे, कैमरा बनाना हो तब भी फ्लिंट कांच का ही उपयोग करेंगे। उसी तरह से जो क्राउन कांच होता है, जो सोडा ग्लास होता है उसको क्राउन कांच बोलते हैं, जिसमें सोडा चूर्ण और सिलिका इसमें मिला रहता है। ये काफ़ी महंगा कांच होता है, ठीक है। ट्यूबलाइट में प्रयोग किया जाता है सोडा ग्लास का। तो ये आप याद रखोगे। जैसे क्वार्ट्ज कांच हो गया, एक क्वार्ट्ज कांच होता है जिसको सिलिका कांच भी बोलते हैं, क्वार्ट्ज कांच को सिलिका कांच भी बोलते हैं, जिससे प्राइमरी किरण निकलती है, जो अल्ट्रावायलेट रे है ये निकलती है। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको याद रखने की जरूरत है कि जैसे कांच है, कोई कांच है उसको आसानी से घुलाने के लिए, कांच तो आसानी से घुलेगा नहीं, इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसको आसानी से घुलाने के लिए इसमें क्यूलेट मिलाया जाता है। ये आप याद रखोगे, ये पूछा जा सकता है क्यूलेट। तो क्यूलेट मिलाया जाता है, ये आप लिख भी लोगे। क्यूलेट मिलाया जाता है किसके लिए? तो इसको कांच को घुलनशील, मेल्टिंग पॉइंट को इसको कम करने के लिए, ठीक है, घुलनशील बनाने के लिए। और इसको कठोर बनाने के लिए, कांच को अब यदि सॉलिड बनाना है, कठोर बनाना है, हार्ड बनाना है कांच को यदि आपको हार्ड बनाना है तो इसके लिए क्या करोगे? तो हार्ड बनाने के लिए पोटेशियम क्लोराइड यूज करेंगे। पोटेशियम क्लोराइड को यदि कांच में मिलाते हो तो इससे ये हार्ड बन जाता है, ठीक है। तो ये कांच के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी जिसको आपको याद रखना है। यहाँ पे देख सकते हैं सोडा लाइम ग्लास, ये सब मैंने लगा दिया है तो इसको आप पढ़ भी सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ट्रांजिस्टर बनाने में जो किस मूल पदार्थ का उपयोग किया जाता है? विच बेसिक मटेरियल इज यूज इन मेकिंग ट्रांजिस्टर? तो ट्रांजिस्टर में क्या होता है? मेटल, सेमीकंडक्टर, सुपरकंडक्टर या इंसुलेटर। तो ये इसमें जो सेमीकंडक्टर है इसका यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आंसर बनेगा। जो ट्रांजिस्टर बनाने में अर्धचालक का उपयोग किया जाता है, अर्धचालक सबसे अच्छा सिलिका यूज किया जाता है, तो सिलिका आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप किसके मापने जो मापा जाता है, अर्थक्वेक, वो किससे मेजर किया जाता है? जूल से, कैलोरी में, या फिर रिएक्टर स्केल में, या फिर टेस्ला में? तो ये आसान सा सवाल है, ऑप्शन नंबर सी, रिएक्टर स्केल में इसको माना जाता है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए जो रिएक्टर पैमाना बताया जाता है, और रिएक्टर स्केल जो है इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज चार्ल्स रिक्टर ने की थी, और ये अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे। और खोज कब की थी? तो वो 1935 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। यह एक लघु गणकीय पैमाना होता है जिसका जो पारा होता है वो कितने से कितने के बीच, रेंज इसका कितना से कितना होता है? तो इसका रेंज 5 से 9 के बीच होता है। रिक्टर स्केल का जो रेंज होता है वो 5 से 9 के बीच होता है। इसको खोज किसने किया था? तो चार्ल्स रिक्टर ने 1935 ईस्वी में, जो कि अमेरिका के हैं। ये जो होता है भूकंपीय तीव्रता को मापते हैं। भूकंप लेखी जो सिस्मोग्राफ होता है, जो जिस संवेदनशीलता द्वारा भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है उसे भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफी कहते हैं। और ये जो सिस्मोग्राफी के 3 स्केल होते हैं, रॉसी-फॉरल स्केल, मर्केली स्केल और रिक्टर स्केल। तो जिसमें हमको रिक्टर स्केल यहाँ पे पूछा गया था, तो ये तीनों आप याद रखोगे, ठीक है। सिस्मोग्राफी के अंतर्गत ये आते हैं तीनों। तो रॉसी-फॉरल स्केल, उसके बाद मर्केली स्केल, उसके बाद रिएक्टर स्केल, तो ये तीनों याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस यंत्र का काम डायनेमो के कार्य को उलट देता है? डायनेमो का जो कार्य है उसको कार्य को उलट देगा, उसका विरोध में कार्य करेगा, उसके विपरीत कार्य करेगा। तो वो कौन सा है? द वर्क ऑफ विच डिवाइस इज अपोजिट द वर्क ऑफ डायनेमो? डायनेमो का जो कार्य है उसको उलट देता है। तो डायनेमो का क्या कार्य है? डायनेमो का क्या कार्य होता है? तो डायनेमो जो है वो मैकेनिकल एनर्जी जो होता है उसको डायनेमो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। यहाँ जो मोटर, आपको ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है यही आंसर होगा, क्योंकि मोटर क्या करता है? तो मोटर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है, तो इसको उल्टा कर देता है। तो मोटर का काम है, तो जो मोटर का जो काम होता है वो मोटर का करता है, तो वो यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को। लेकिन जो ट्रांसफार्मर है, जो डायनेमो है, वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है। तो यही हमसे पूछा गया है, तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। और ये जो डायनेमो है ये काम कैसे करता है, जनरेटर काम कैसे करता है? तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण काम करता है, जो इसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है इसके कारण ये काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन की परत हमारी रक्षा करता है।
ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस, ओजोन जो है वो कैसे हमारी रक्षा करता है, तो ये फ्रॉम इंफ्रारेड रेडिएशन, जो अवरक्त किरण है उससे बचाता है हमको, या फिर पराबैंगनी किरण से बचाता है, अल्ट्रावायलेट रे से बचाता है, या फिर दृश्य विकिरण जो विजुअल रेडिएशन है उससे बचाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप ये आसान सा सवाल है जो ये क्या बताता है, तो ये अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन होता है ऑप्शन नंबर बी इससे बचाता है। एक बात आप याद रखोगे कि ओजोन लेयर है इसकी डिस्कवरी सबसे पहले कब हुई थी? ओजोन लेयर की यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि ओजोन लेयर में जो छिद्र हो गया है, ओजोन लेयर का जो डेंसिटी कमा है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पूछ रहा हूँ सीधे मैं कि इसकी डिस्कवरी कौन की थी। तो 1913 ईस्वी में ओजोन की डिस्कवरी फ्रेंच के जो फिजिसिस्ट थे चार्ल्स फेब्रे और हेनरी ब्यूसेन और चार्ल्स फेब्रे ने इसकी खोज 1913 ईस्वी में की थी। अभी जो इसका जो ओजोन छिद्र है उसका सीधा सा मतलब आप निकालिएगा, जैसे ये ओजोन लेयर है, ओजोन छिद्र यदि होगा तो ऐसा नहीं कि इसमें छेद हो गया, ओजोन छिद्र ऐसा हो गया है कि इसकी डेंसिटी कम कर ऐसी हो गई है। पहले इतना मोटा हुआ करता था, अब इतनी हो गई, तो इसकी डेंसिटी को कमना ही ओजोन छिद्र कहा जाता है। ओजोन जो परत होता है वो परावैंगनिक जो विकिरण है उससे हमारी रक्षा करता है। सूर्य से जो परावैंगनिक किरणें आती है इसको ये अवशोषित कर देता है, इसीलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। यह जो तीखी गंध का एक गैस है, इसमें तीखी गंध होती है, O3 को ओजोन कहते हैं, ये आप याद रखोगे, O3 को ओजोन कहते हैं। और ये अधिकांशतः और ये हल्की नीली रंग की भी होती है, तो नीली रंग भी आप याद रखोगे। इसका जो गंध होता है वो तीखा होता है। अधिकांश जो वायुमंडलीय ओजोन पृथ्वी की सतह से लगभग कितने दूर होता है, यह भी सवाल पूछा गया है। 9 मीटर से लेकर 8 मीटर, और यदि किलोमीटर में बात करें तो 15 से लेकर 30 किलोमीटर में होता है, और मील में बात करें तो 9 से 18 मील के बीच में होता है। तो ये दोनों सवाल पूछा गया है, तो दोनों आप याद रखोगे। और ये ऊपरी जो समताप मंडल है, समताप मंडल का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसमें ये परत होते हैं, और इसकी जो मोटाई होती है उसको डॉप्सन यूनिट, इसको डॉप्सन यूनिट में नापा जाता है। और इसकी कितना डॉप्सन होता है, तो 300 डॉप्सन यूनिट या फिर 3 मिलीलीटर तक इसकी जो मोटाई होती है वो होनी चाहिए। एक इंपॉर्टेंट बात कि शुक्र ग्रह की सतह में भी 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर शुक्र ग्रह का जो सतह है, वीनस का जो सतह है, यहाँ पे भी ओजोन लेयर आपको मिलता है। तो ये आप याद रखोगे कि ओजोन लेयर हमारे वायुमंडल से बाहर भी मिलता है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उससे भी बाहर मिलता है, जो कि शुक्र ग्रह की सतह पर 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो ओजोन की परत मिलती है। आर्कटिक के ऊपर जो ओजोन की जो डेंसिटी है उसमें कमी खोजी गई। उसको कब खोजा गया, जिसे कहते हैं कि ओजोन में छिद्र हो गया है। तो ये सबसे पहले फॉरमैन ने खोजी थी, फॉरमैन, गार्डिनर और सैंकलिन। ये 3 वैज्ञानिक आपको याद रखना है, कौन कौन से, तो फॉरमैन, गार्डिनर और सैंकलिन। तो ये तीनों वैज्ञानिक ने खोज की थी किसकी, तो 1985 में सबसे पहले बताया था कि आर्कटिक जो क्षेत्र है वहाँ पे ओजोन लेयर है, उसकी डेंसिटी में कमी आई है। तो इसको आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह जीवन धारण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। जो इनमें से कौन सा ग्रह है जो जीवन धारण, मतलब यदि जीवन को चलाना हो, जीवन जैसे पृथ्वी पे जीवन चला हुआ है, तो उसी तरह से कौन सा ग्रह पे और जीवन चला जा सकता है, तो ये मार्स। हमने मार्स मिशन भी किया है, तो ये मार्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसका आंसर हो जाएगा। मंगल ग्रह जीवन धारण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, क्योंकि यहाँ पृथ्वी के समान जो है वो 2 पोल भी है। पृथ्वी के समान यहाँ 2 पोल है। इसकी जो कितने डिग्री पे घूमे, जैसे पृथ्वी 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है, तो ये 25 डिग्री पे जो अपना जो एक्सिस है उससे घूमी है। यहाँ पे जिस कारण से जो 25 डिग्री पर जो घूमी है, इसके कारण से जो यहाँ पे जो सेशनल चेंज होता है, मौसम में जो परिवर्तन होता है, सेशन में जो परिवर्तन होता है, वो उसी तरह से होता है जैसे पृथ्वी पर होती है। और ये जो अपनी धुरी पर लगभग ये 24 घंटे में एक चक्कर भी पूरा करता है, जैसे 24 घंटे में अर्थ पे एक चक्कर पूरा करते हैं। इस कारण से जो मंगल है उस पे जो जीवन है उसकी संभावनाएं काफी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चलती गाड़ी के डिब्बे में हवा प्रवेश करती है, इसकी व्याख्या कौन करता है। कौन सा जो नियम है ये बताता है कि चलती गाड़ी में जब हवा आपके जो खिड़की से आप देखते हो कि हवा प्रवेश करती है, कौन बताता है, तो वो बर्नौली का जो सिद्धांत है, बर्नौली प्रिंसिपल है, वही बताता है कि जो चलती गाड़ी है वहां से हवा प्रवेश करती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पे आंसर बचेगा। ये जो लो प्रेशर और हाई प्रेशर की बात होती है, लो प्रेशर जोन और हाई प्रेशर जोन, तो आप जानते होंगे कि हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की ओर कोई भी चीज जाएगा, तो जहाँ पे हाई प्रेशर रहेगा वहाँ से लो प्रेशर की ओर जाएगा। तो जब बाहर जो देखते हैं वो हाई प्रेशर होता है और जो अंदर होता है वो लो प्रेशर होता है, जिस कारण से जब आप देखते होंगे कि पटरी पे ट्रेन आती है तो पटरी पे जितने कचड़े होते हैं, जो प्लेटफॉर्म पे जितने कचड़े होते हैं, उनको ट्रेन अपनी ओर खींच लेता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रेन के पास जो होता है वो प्रेशर जो होता है वो
हाई प्रेशर लो प्रेशर होता है, ठीक है, उसके पास लो प्रेशर होता है जो, लेकिन जो प्लेटफॉर्म है उस पर हाई प्रेशर होता है, जिस कारण से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाता है। उसी चीज को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, दाबांतरण के कारण, प्रेशर डिफरेंस के कारण ही ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज मैक्सिमम, पदार्थ का घनत्व जो है वो अधिकतम होता है, किस पदार्थ का घनत्व अधिकतम होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन डी जो है क्रिस्टल, ये सॉलिड का टाइप ही है, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसका आंसर हो जाएगा। क्रिस्टल का जो डेंसिटी है वो सबसे अधिक हो जाएगा। पदार्थ का घनत्व अधिकतम ठोस में होता है, और ठोस के कणों के बीच जो ऐसा क्यों होता है, तो ठोस के जो कण होते हैं, इसके जो कण होते हैं वो काफी नजदीक स्थित होते हैं, जिस कारण से उसका जो डेंसिटी होता है वो काफी कम होता है। और बल का प्रभाव, जो इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होते हैं वो काफी अच्छे तरीके से जुड़े होते हैं, एक दूसरे को टाइटली पैक्ड करते हैं, जिस कारण से वो ठोस कहा जाता है, ठीक है। और इसका जो आकार और आयतन है वो दोनों निश्चित होता है, तो आप याद रखोगे ये क्रिस्टल इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपड़ा धोने के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा है। जो कपड़ा यदि आप धोते हो तो उसके लिए सबसे उपयुक्त जो चीज है वो कौन होगा, समुद्र का पानी होगा, या फिर नदी का पानी होगा, या फिर ग्राउंड वाटर होगा, या रेन वाटर होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये रेन वाटर इसका आंसर बन जाएगा। कपड़ा धोने के लिए सबसे युक्त जो होता है वो वर्षा का पानी होता है, क्योंकि जल में किसी भी प्रकार का जो अशुद्धियां नहीं रहती है, जिस कारण डिटर्जेंट के साथ कपड़ों की गंदगी को ये आसानी से साफ कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बल पृथ्वी पर मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड पर नहीं कार्य करता है। कोई वस्तु है जो फ्री फॉल कर रहा है, तो उस पर कौन सा जो फोर्स है वो कार्य नहीं करेगा। तो ग्रेविटी तो करेगा, विस्कस भी करेगा, सनायता जो होती है वो भी करेगा, और बायोंसी भी करेगा। लेकिन जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल जो फोर्स होता है वो जो गोल सरफेस होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो वृत्त है उसके लिए लगता है। यदि ये सेंटर है तो इसमें जो सेंटर की ओर फोर्स खींचा हुआ महसूस करता है व्यक्ति, वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, और जो सेंटर से बाहर की ओर फोर्स खींचा हुआ महसूस करता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक स्यूडो फोर्स है, एक स्यूडो फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, लेकिन जो सेंट्रीपिटल फोर्स है अभी केंद्रीय बल होता है, ये स्यूडो फोर्स नहीं है। ये वृत्त के कारण जो इसके जैसे आप घुमाते होगे, आप चक्कर जब लगाते हो, झूला झूलते हो, तो गोल जो झूला होता है उसमें आप देखते हो कि वो बाहर की ओर फेंकता है, किस कारण से, तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, और अंदर की ओर खींचता है किसके कारण से, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। इसका एक उदाहरण आप और ले सकते हो, कार से जब आप कहीं जाते हो, कार से यदि आप कहीं जा रहे हो तो जब मोड़ पे आप मुड़ते हो, तो मोड़ पे मुड़ते हो दाहिनी साइड, यदि आप मोड़ पे दाहिनी साइड मुड़ेगे तो आपका शरीर जो होता है वो बाईं साइड की ओर मुड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो जो फोर्स होता है सेंट्रीपिटल उसको बैलेंस किया जाता है। तो यही एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र में ज्वारीय तरंगों उत्पन्न होने का क्या कारण होता है। समुद्र में जो टाइड जो वेव्स होते हैं, टाइड वेव्स होते हैं, इसके उत्पन्न होने का क्या कारण होता है। तो ये जो होता है किसके कारण होता है, अर्थ की गति के कारण होता है, या फिर चंद्रमा का जो गुरुत्वीय आकर्षण होता है उसके कारण होता है, या फिर सूर्य का गुरुत्वीय आकर्षण, या फिर हवा के बहने के कारण। तो ये ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ मून के कारण होता है। मून का जो ग्रेविटेशन होता है उसमें अट्रैक्शन आता है, जिस कारण से ही वो टाइडल वेव जो होता है वो होता है। समुद्र में जो ज्वारीय तरंग होते हैं वो चंद्रमा का गुरुत्वीय आकर्षण के बल के कारण होते हैं, क्योंकि चंद्रमा का जो ज्वार होता है वो बल सूर्य की अपेक्षा दोगुना होता है। जो सूर्य क्योंकि सूर्य से काफी नजदीक है चंद्रमा, पृथ्वी से मात्र 3,84,000 किलोमीटर है, ये आप याद रखोगे, सन अर्थ से मून की दूरी। तो ये इसके कारण से इसका जो बल होता है जो सूर्य से वो दुगना हो जाता है। सूर्य के पास ज्यादा बल है लेकिन सूर्य काफी दूर है, जिस कारण से इसका जो बल होता है चंद्रमा का दुगना होता है। इसका मुख्य कारण सूर्य की तुलना में चंद्रमा का निकटतम होता है, और अमावस्या और पूर्णिमा का दिन जो चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी जो होते हैं वो एक सीध में आ जाती है इसी दिन। इस कारण से जो है वो जो क्या बोलते हैं वो जो टाइडल वेव आते हैं वो सबसे अधिक आते हैं, क्योंकि इस दिन सन, मून और अर्थ तीनों एक लाइन में आ जाता है। इन्हीं चीज को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। तो इस वीडियो में हमने काफी अच्छे से जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको एक्सप्लेन किया। तो ये पार्ट 2 था। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके इस जो सीरीज है इसमें आपके जो सुझाव हो उनको आप दे सकते हो। कमेंट बॉक्स जो खुला पड़ा है, तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल सके। पार्ट 2 था। अब हम अगला जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो पार्ट 3 होगा। अब आपको स्क्रीन पे हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने का बटन दिख रहा होगा, टेलीग्राम ज्वाइन करने का बटन दिख रहा होगा, और नेक्स्ट जो प्लेलिस्ट है बिहार दोगा की उसकी प्लेलिस्ट आपको दिख रही होगी। तो चलिए उसकी प्लेलिस्ट में ही आपसे मिलता हूँ वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।